हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल PC07 एग्ज़ाम्स पे। चलिए, आज बच्चों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ड्रग अफेक्टिंग रीनल फंक्शन। सब्जेक्ट हमारा क्या है? फार्माकोलॉजी। इसमें पहले हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, फिर इसमें डायरेटिक्स क्या होता है, एंटीडायरेटिक्स क्या होते हैं, उसके ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और कुछ की पॉइंट्स। उसके बाद फिर हम लोग अपना थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग अपना MCQ करेंगे, ठीक। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद अपना फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अपनी देर ना करते हुए हम लोग अपना सेशन आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग अपना देखेंगे ओवरव्यू ऑफ रेनल फंक्शन। गुर्दे के कार्य का सामान्य परिचय हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किडनी क्या रेगुलेट करती है, हमारे जो गुर्दे होते हैं वो क्या नियंत्रित करते हैं। तो हमारे गुर्दे का जो काम है वो है जल संतुलन, इलेक्ट्रोलाइट्स, अम्ल क्षार और अपशिष्टों का उत्सर्जन। क्या है इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ। फ्लूइड बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करना, एसिड बेस और एक्सक्रीटरी बेस को बाहर निकालना। जल संतुलन मतलब पानी को, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे आपका सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयंस हो गए, इन सब चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है। ना तो ज़्यादा कमी हो और ना तो ज़्यादा अधिकता हो, ठीक। इन सब चीज़ों को मेंटेन करना। दूसरा अम्ल क्षार, H+ और OH- आयंस को बैलेंस करना ताकि एसिडिटी और बेसिसिटी आपके यूरिन में या ब्लड में ना बढ़े और बाकी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बना हुआ है वो बॉडी से निकल जाए। ये इसके किडनी ये चीज़ें रेगुलेट करती हैं, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है इनका? मुख्य कार्य जो होता है वो होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GFR। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दूसरा हमारा क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा क्या है? सिक्रीशन। मतलब मुख्य कार्य क्या है? ग्लोमेरुलर निस्पंदन, ठीक। दूसरा है ट्यूबुलर पुनः अवशोषण व स्राव, मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो हम लोग ट्यूबुल से रीअब्जॉर्ब वापस से एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब उत्सर्जित करनी है वो हम लोग सिक्रीट कर देंगे, ठीक। भाई ये जो प्रोसेस दी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। सबसे पहले उसमें क्या क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर रिअब्जॉर्प्शन होता है, लास्ट में सिक्रीशन होता है। ये प्रोसेस है, ये मेन कार्य है, ठीक। चलिए, अब कौन कौन से ड्रग क्या क्या अल्टर करती हैं? जो हमारी ड्रग जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या अल्टर करती हैं? वो अल्टर कर सकती हैं हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, ट्यूबुलर परिवहन को और नेफ्रोटॉक्सिसिटी उत्पन्न कर सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए चलिए, अब हम लोग अपना एक एक करके देखते हैं कि डायरेटिक्स क्या होते हैं, उनके यूज़ कहाँ होते हैं, कहाँ पर वो काम करते हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ठीक। चलिए, एडवर्स इफेक्ट नहीं भी याद रहेगा, एक दो का याद रहेगा जो पूछे जाते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको उसके एग्जाम्पल्स ड्रग के मतलब क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स आती हैं कैटेगरी की, उसके साइट्स कहाँ पे वो काम करते हैं और उसका यूज, इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए, हमारा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होते हैं? डायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, समझिए, जो कि यूरिनेशन को बढ़ाते हैं, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूत्र विसर्जन करने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनवाते हैं ताकि आपको टॉयलेट बार बार जाना पड़ता है, ठीक। डायरेटिक्स वो होते हैं। अब यहाँ पे उसकी कई कैटेगरी में से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, और वो कैसे रीनल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है उस कैटेगरी में जिसको बोलते हैं लूप डायरेटिक्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई सीलिंग डायरेटिक्स, मतलब उच्च प्रभाव वाले डायरेटिक्स, ठीक। लूप मूत्रवर्धक मतलब लूप डायरेटिक्स और हाई सीलिंग क्या बोलते हैं हम लोग? लूप डायरेटिक्स बोलते हैं, इसी को हम लोग हाई सीलिंग डायरेटिक्स बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हैं हाई सीलिंग या लूप डायरेटिक्स के? जिससे आपका हो गया फ्यूरोसिमाइड हो गया, टोरासेमाइड हो गया, ब्यूमेटेनाइड हो गया, आइडाइड, जिसमें आइडाइड लगा रहेगा आप समझ जाइएगा कि वो लूप डायरेटिक्स है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एस्टाजोलामाइड नहीं होता है। आप ऐसा करिए, याद ही रखिए, क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसलिए आपको एग्जांपल याद करना होगा कि हमारे लूप डायरेटिक्स में कौन कौन से आते हैं। लूप डायरेटिक्स में हमारे फ्यूरोसिमाइड आते हैं, टोरासेमाइड आते हैं, ब्यूमेटेनाइड आते हैं। और ये कैसे होते हैं? हाई सेलिंग होते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं साइट कैसे, कहाँ पर ये काम करते हैं। तो जो हमारे लूप डायरेटिक्स होते हैं वो कहाँ काम करते हैं? वो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। जो लूप ऑफ हेनले का जो अपर पोर्शन चढ़ने वाला, असेंडिंग मतलब क्या होता है? ऊपरी पोर्शन जो होता है, आरोही भाग, वहाँ पर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को अफेक्ट कर करके अपना एक्शन देते हैं।
ठीक है। कहाँ पर काम करते हैं लूप डायरेक्टिक्स? हमारे असेंडिंग लिंब, थिक छोड़िए, आप असेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले पर याद रखिए। और क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसका यूज क्या क्या है? इसका यूज होता है अपना पल्मोनरी ओडीमा, CHF, रीनल फेल्योर और हाइपरटेंशन। पल्मोनरी एडीमा में क्या होता है? जब फ्लूइड जो होता है हमारे फेफड़ों में भर जाता है। CHF क्या होता है? जब हमें कंजस्टिव हार्ट फेल्योर होता है तब यूज करते हैं। और गुर्दे की विफलता, अगर हमारी किडनी खराब हो जाती है, उसके रीनल फंक्शन सही से नहीं काम करता है तब। या फिर उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ दिख नहीं रही है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर कुछ एडवर्स इफेक्ट दिया है फ्यूरोसिमाइड का। आप मेनली याद रखिएगा कि ये ओटोटॉक्सिसिटी करता है। ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है हमें जो सुनने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग नॉर्मल कोई सिंपल पर्सन बोलता है तो ईजिली सुनाई देता है, लेकिन ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है धीरे धीरे हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो घटती है। और क्या होता है? हाइपोकैलेमिया का मतलब है जो सोडियम का लेवल है वो पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया मतलब जो पोटेशियम का लेवल है वो घट जाता है हमारे ब्लड में। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का मतलब है क्षारीयता, समझिए, बढ़ती है। चलिए, ये आपको मैंने लूप डायरेक्टिक्स या उसी को हम लोग हाई सेलिंग डायरेक्टिक्स बोलते हैं उसको मैंने बता दिया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? थियाजाइड डायरेक्टिक्स। कौन से डायरेक्टिक्स? थियाजाइड डायरेक्टिक्स। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, क्लोरथैलिडॉन। ये इसके दो एग्जाम्पल हैं किसके? थायाजाइड डायरेक्टिक्स के। ठीक। अब इसके साइड ये कहाँ पर काम करते हैं? ये हमारे DCT पे काम करते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संवलित नलिका पर काम करते हैं। कहाँ पर काम करते हैं? दूरस्थ संवलित नलिका पर काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं? ये सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्ट को अफेक्ट करके अपना काम करते हैं। इनका यूज़ क्या है? कहाँ कहाँ पर हम इनको थियाजाइड डायरेक्टिक्स का यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो इनका हम लोग यूज उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन में करते हैं। दूसरा, मॉडरेट हार्ट फेल्योर, अगर किसी को लगता है कि उसे और दूसरा, हाइपर कैल्सीयूरिया मतलब जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो। हाइपर कैल्सीयूरिया मतलब कैल्शियम का लेवल जो है बढ़ जाता है हमारे यूरिन में। अब मैं इसके एडवर्स इफेक्ट बता देता हूँ। इसमें क्या होता है? हाइपोकैलीमिया, हाइपर यूरेसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया। मैं आपको देखिए एडवर्स इफेक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा आपको याद ही रखना है। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप फ्यूरासिमाइड का याद रखिएगा क्योंकि वो ओटोटॉक्सिसिटी काज करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अपने थियाजाइड डायरेक्टिक्स हो गए। चलिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अपने देखिए जो नेफ्रॉन होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है, कोई असेंडिंग लिम्ब पे काम करता है, तो पता नहीं आपको ये समझ में आएगा नहीं। देखिए, नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PCT। उसको क्या बोलते हैं? PCT। उसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा होता है, एक मिनट, दूसरा हमारा होता है एक हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले। ठीक। तीसरा हमारा हो गया DCT। ठीक। चौथा हमारा हो गया CD का मतलब होता है सिंपल सा, मैं आपको बताता हूँ, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक। ये 4 पार्ट होते हैं। अब लूप ऑफ हेनले जो होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग लिम्फ होता है, एक डिसेंडिंग लिम्फ। असेंडिंग का मतलब चढ़ता हुआ पार्ट, डिसेंडिंग मतलब उतरता हुआ पार्ट। इन्हीं 4 जगह पर वर्क करके जितने भी कैटेगरी के डायरेटिक्स होते हैं वो अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक। अब मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी जब मैं बताता जाऊँगा तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा PCT पे काम करता है, कौन लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, कौन सा DCT पे काम करता है, कौन सा अपना कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। ठीक। CD कलेक्टिंग डक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे मैंने आपको लूप ऑफ हेनले बताया। लूप ऑफ हेनले में जो असेंडिंग पार्ट था वो वहाँ पर कौन से काम करते हैं? वहाँ पर हाई सेलिंग मतलब लूप डायरेक्टिक्स काम करते हैं। मैंने आपको अभी DCT बताया, मतलब यहाँ पर कौन से करेंगे? यहाँ पर थियाजाइड डायरेक्टिक्स काम करेंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए, हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है पोटेशियम स्फेरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम संरक्षी मूत्रवर्धक। ठीक। अब पोटेशियम स्फेरिंग
मतलब ये पोटेशियम को बचाते हैं। क्योंकि देखिए जब हम लोग डायोटिक्स देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बार बार मूतने जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर का भी लॉस होता है, सोडियम पोटेशियम मिनरल्स का भी लॉस होता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी से ज़्यादा पोटेशियम लॉस हो जाएगा तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसलिए हम लोग पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं, ताकि जो पोटेशियम है वो हमारे शरीर में कुछ बचा रहे, ठीक, सारा पोटेशियम बाहर ना निकल जाए। चलिए पहले आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल होता है स्पायरोनोलैक्टोन, दूसरा होता है इपिलेरनॉन। इपिलेरनॉन को हम लोग और क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट बोलते हैं। सेकंड फिर हमारी कैटेगरी होती है एमाइलोराइड और होती है ट्राइमेट्रिन, ठीक। ये 4-5 ड्रग जो होती हैं ये हमारी पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होती हैं। अब ये काम कहाँ पे करती हैं, किस इस जगह पर ये काम करती हैं, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट मतलब जो संग्रहण नलिका होती है वहाँ पर काम करती हैं। सो सबकी सबसे लास्ट पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट पे काम करती हैं, ठीक, कलेक्टिंग डक्ट। सबसे लास्ट पार्ट पे काम करती हैं। अब इसके यूज क्या क्या हैं, इसके यूज हैं जब हृदय की विफलता, हार्ट फेलियर हो, सिरोसिस हो जाए, मतलब कोई चीज़ सड़ जाए, जैसे कि लीवर सिरोसिस हो जाता है, हाइपरटेंशन में काम करता है, हाइपोकैलेमिया। आप सिंपल सा याद रखिएगा, जितने भी डायरेटिक्स हैं सब में एक एडवर्स इफेक्ट कॉमन होता है, उसका नाम है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। अब उस हाइपोकैलेमिया को सही करने के लिए हम लोग पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि ये पोटेशियम को बचाता है, सोडियम को नहीं पोटेशियम को बचाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट दिए हुए हैं, देखिए जैसे हाइपरकैलेमिया, क्योंकि ये जो पोटेशियम को बचाएगा तो सीधी सी बात है अगर बार बार लेते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम अपने शरीर में बचने लगेगा। अब एक एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर भी याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि लूप डायरेटिक्स में आप क्या याद रखेंगे, ओटोटॉक्सिसिटी, उसी तरह आप यहाँ पर पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का एक एडवर्स इफेक्ट जरूर याद रखिएगा, उसका नाम है गायनकोमैस्टिया। गायनकोमैस्टिया ये किससे होता है, ये हमारे स्पायरोनोलैक्टोन से होता है। गायनकोमास्टिया क्या होता है, जो हमारे मैंस मतलब पुरुष जो होते हैं, समझिए पुरुष में एक जो उनकी छाती होती है वो महिलाओं की तरह हो जाती है, उसी को हम लोग गायनकोमैस्टिया बोलते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है जो है डायरेटिक्स ड्रग की, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज अवरोधक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज अवरोधक मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होता है एसिटाजोलामाइड। क्या एग्जांपल है, एसिटाजोलामाइड। कहाँ पर काम करता है एसिटाजोलामाइड, ये समीपस्थ संवलित नलिका मतलब पीसीटी, कहाँ पर, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर ये काम करता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका सबसे पहला यूज आप याद रखिएगा, इसका यूज होता है ग्लाउकोमा में। ग्लाउकोमा में क्या होता है, हमारी आंखों में जो होता है प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि जो उसके अंदर एक्वस और विट्रस ह्यूमर होता है वो ज़्यादा होने लगता है, इसी से हमारी आंखों पर प्रेशर बढ़ने लगता है। ये अब दूसरे और कहाँ यूज करते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में यूज करते हैं, माउंटेन सिकनेस में। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तब हमको माउंटेन सिकनेस महसूस होती है, तो वहाँ पर हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यानी एसिटाजोलामाइड का यूज करते हैं। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकैलेमिया और रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी हो सकती है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक मतलब परासरणीय मूत्रवर्धक। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है मैनिडॉल। अब देखिए और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं इनका कोई फिक्स फंक्शन, फिक्स जगह नहीं है कि कहाँ पर ये काम करते हैं, ये कई जगह पर काम करके अपना एक्शन देते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे भी काम कर सकते हैं, ये लूप ऑफ हेनले पे भी काम कर सकते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट पे भी काम करके अपना इफेक्ट शो करते हैं, तो इनका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं है। चलिए अब इसका यूज़ क्या क्या है, तो इसका यूज़ है रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल मतलब जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर जब दबाव होता है तो उस केस में हम लोग ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का यूज करते हैं। और कहाँ पर यूज करते हैं, एक्यूट ग्लाइकोमा, अगर किसी को तीव्र ग्लाइकोमा की प्रॉब्लम हुई है तब वहाँ पर यूज करते हैं। कहाँ और कहाँ यूज करते हैं, ओलिगो यूरिक रीनल फेल्योर, जहाँ पर हमारी किडनियाँ खराब ने जो रीनल्स होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बन रहा होता है, वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, पल्मोनरी एडेमा है, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया का क्या मतलब है, सोडियम लेवल का ज़्यादा हो जाना। दूसरा क्या है एडवर्स इफेक्ट, डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलिए ये हमारी जितनी भी
डायरेटिक्स थे, उसके क्लासिफिकेशन थे, उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, उसका साइट ऑफ एक्शन देखा, किस जगह पर काम करती है, उसका यूज़ क्या होता है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप इसका एग्जाम्पल, साइट और यूज़ ये ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप एडवर्स इफेक्ट भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं। चलिए, अब कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि इसके पार्ट्स तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि अगर शायद अगर क्वेश्चंस आएगा डायरेक्ट तो आप इसको कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। जैसे गुर्दे की विफलता में कुछ ड्रग्स यूज होती हैं, जैसे कब, जैसे एनीमिया हो गया, सीकेडी एनीमिया का उपचार करने के लिए हम लोग जैसे एर्थोपोटिन का यूज़ करते हैं। तो एर्थोपोटिन क्या करता है, ये हमारा किडनी से रिलीज होने वाला एक टाइप का हार्मोन होता है। ये हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है। दूसरा क्या यूज करते हैं, सेवेलामार कैल्शियम एसीटेट का यूज करते हैं। ये करता है फास्फेट बाइंडर का काम करता है और हाइपर फास्फेटेमिया काज करता है। कैल्सिट्रॉल ये क्या होता है, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जब होता है तो वहाँ पर विटामिन डी को एक्टिव करता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कहाँ क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे एसिड की प्रॉब्लम हो, जो हमारी यूरिन एसिडिटी बढ़ रही है उसको कम करने के लिए किया जाता है। आप इसमें से अगर एर्थोपोटिन का ध्यान रखिएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बस। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है लूप डायरेटिक्स का, इसको छोड़िए कोई बात नहीं। अब हाँ, कुछ आपको मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी ड्रग होती हैं जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी काट करती हैं, मतलब हमारे किडनी को डैमेज करती हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं या फिर अदर कैटेगरी की ड्रग्स हैं। आप बस एग्जाम्पल याद रख लीजिए बस, क्योंकि कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब अगर वो एकदम ही नहीं होगा इंपॉर्टेंट तो छोड़ देंगे, बाकी अगर थोड़ा हल्का फुल्का पूछा जाता है तो जरूर बताएंगे, हम लोग अपने डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स जब यूज करते हैं तो उसके कुछ ड्रग्स हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी या हमारे नेफ्रॉन्स को डैमेज करती हैं, जिसमें से है जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। ये हमारे पीसीटी को ख़राब करती है। कुछ एनएसएड्स भी हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया और डाइक्लोफेनक हो गया। ये क्या करती हैं, रीनल ब्लड फ्लो को कम कर देती हैं। कुछ एस इनिबिटर्स हैं या फिर एंजियोटेंसिन एआरबी ड्रग्स, मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एस इनिबिटर में जैसे लिज्नोप्रिल हो गया, एआरबी में हमारी लोसार्टन हो गई। और कुछ कंट्रास्ट मीडिया, जैसे किसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग जो कलर का यूज करते हैं उसको स्टेन करते हैं, उसमें से जो डाई होती है वो भी कभी कभी डैमेज करती है, ठीक। और एक दो एग्जांपल है जैसे एम्फोटेरिसिन बी ड्रग, सिस्प्लेटिन ड्रग, ये सब जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करती हैं, इसलिए इसको मैनेज करके दिया जाता है। चलिए, यहाँ पर हमारा जो था ड्रग एक्टिंग और किडनी फंक्शन जो थी, रीनल फंक्शन या किडनी फंक्शन, जो भी टॉपिक था वो कवर हो गया। अब हम लोग इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। चलिए, अब अपने हम लोग एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। कितने एमसीक्यूज़ रहते हैं, हर वीडियो की तरह 30 एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ पर अपना करते हैं। जब हमारे सारे टॉपिक्स हो जाएंगे फिर हम लोग 100 या 50 एमसीक्यूज़ करेंगे, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आए डले आप उसको अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए। और मेहनत करके इस बार आपको एक सीट लेनी है, थोड़ी सी दिन की मेहनत है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार लगभग 10 से 15 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है। सीट 560 है, 4 बढ़ गई हैं बाद में। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच डायरेटिक्स एक्ट्स ऑन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। कौन सा मूत्रवर्धक हेनले लूप के गाढ़े अवरोही भाग पर काम करता है। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड करता है, फ्यूरासिमाइड करता है, स्पाइरोलेक्टोन करता है या स्टेजोलामाइड करता है। तो जो डायरेटिक्स होता है वो लूप ऑफ हेनले के थिक असेंडिंग लिम्ब पार्ट पर कौन सा डायरेटिक्स काम करता है, मैंने आपको बताया था हाई सीलिंग डायरेटिक्स जिसको बोलते हैं। अब हाई सीलिंग में कौन सा आता है, वो होता है अपना फ्यूरासिमाइड। फ्यूरासिमाइड ही अपना हाई सीलिंग डायरेटिक्स होता है और लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब पार्ट पर काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक्स। लूप मूत्रवर्धक का सबसे सामान्य प्रतिकूल प्रभाव क्या है। मैंने आपको बताया था कि लूप डायरेटिक्स का आप याद रखिएगा, उसका मेन एडवर्स इफेक्ट जो होता है क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जो हमारा लूप डायरेटिक्स का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब लॉस ऑफ, एक मिनट, पोटेशियम का लेवल, पोटेशियम का
लेवल कम होना, पोटेशियम का लेवल कम हो जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ड्रग इज पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, कौन सी दवा पोटेशियम संरक्षी मूत्रवर्धक है? क्या वो फ्यूरासिमाइड है, क्या वो हाइड्रोक्लोरोथाजाइड है, क्या स्पाइरोलेक्टोन है, या फिर मैनिटॉल है? बताइए। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्यूरासिमाइड हमारा हाई सेलिंग ग्रुप डायरेटिक्स है, क्लोरथायाजाइड हमारा थियाजाइड डायरेटिक्स है, मैनिटॉल जो है हमारा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है। तो बचा एक ऑप्शन जो है हमारा स्पाइरोलेक्टोन, यही हमारा राइट आंसर रहने वाला है, यही हमारा पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटॉल इज एग्जाम्पल ऑफ, मैनिटॉल किसका उदाहरण है? क्या वो लूप डायरेटिक्स है, या थियाजाइड डायरेटिक्स है, या फिर ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेट डायरेटिक्स है? तो मैंने आपको बताया था मैनिटॉल जो होता है अपना ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा इन रीनल फेल्योर, गुर्दे की विफलता में फुफ्फुसीय शोथ के लिए पसंदीदा दवा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा इन रीनल फेल्योर, पल्मोनरी एडिमा होगा हमारे फेफड़ों में की वॉल्स जो हैं उसमें पानी जैसे फ्लूइड डिपोजिशन हो जाता है, उसी को हम लोग पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। तो बताइए कौन सी ड्रग यूज करेंगे? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड यूज करेंगे, स्पाइरोलेक्टोन यूज करेंगे, फ्यूरासिमाइड यूज करेंगे, या एसिटाजोलामाइड? तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फ्यूरासिमाइड। कौन सा यूज करेंगे? फ्यूरासिमाइड का हम लोग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, निम्नलिखित में कौन सा नेफ्रोटॉक्सिक दवाई नहीं है? कौन सी दवा नहीं है, नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है? क्या वो जेंटामाइसिन है, आइब्रोप्रोफेन है, एमोक्सिसिलिन है, या सिस्प्लेटिन है? नॉट पूछ रहा है यहाँ पर, नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेफ्रोटॉक्सिक नहीं, नॉट अ नेफ्रोटॉक्सिक पूछ रहा है। बताइए, मैंने अभी आपको बताया था इसका जो राइट आंसर है वो होता है एमोक्सिसिलिन ही नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं कॉज करती। जेंटामाइसिन काज करती है, आइब्रोप्रोफेन भी काज करती है, सिस्प्लेटिन भी काज करती है। ये कैंसरस ड्रग है, ये भी काज करती है। आइब्रोप्रोफेन एनएसएड्स कैटेगरी की ड्रग है, ये भी काज करती है। अमीनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन आती है, ये भी काज करती है। केवल एमोक्सिसिलिन ही है जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं कॉज करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस इनिबिटर कैन काज हाइपर कैलेमिया स्पेशली इन, जो हमारे एस इनिबिटर होते हैं वो हाइपर कैलेमिया मतलब ज़्यादा पोटेशियम का लेवल बढ़ा देते हैं। स्पेशली कौन से, किस कंडीशन में? लीवर फेल्योर में बढ़ाते हैं, या फिर रेनल फेल्योर में बढ़ाते हैं, अस्थमा में बढ़ाते हैं, या ग्लाइकोमा में बढ़ाते हैं? किस कंडीशन में एस इनहिबिटर हमारे हाइपर कैलेमिया काज करते हैं? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, उसमें रेनल फेल्योर में हमारी जब किडनी फेल हो जाती है तो उस केस में अगर हम एस इनहिबिटर मतलब लिस्नोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल लेते हैं तो क्या कॉज करता है? हाइपर कैलेमिया कॉज करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ एक्शन ऑफ थियाजाइड डायरेटिक्स, थियाजाइड मूत्रवर्धक का कार्य स्थल है। थियाजाइड डायरेटिक्स का कार्यवर्धक है। कौन सा है? पीसीटी पे काम करता है, लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबुल पे, या फिर कलेक्टिंग डक्ट पे? कहाँ पर काम करता है बताइए। मैंने आपको बताया था थियाजाइड जो होते हैं वो हमारे डीसीटी पे काम करते हैं। कहाँ पर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबुल पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी रोग के एनीमिया के उपचार में कौन सी दवा उपयोग होती है? क्या वो फेरस सल्फेट होती है, क्या एरिथ्रोपोएटिन होती है, क्या फॉलिक एसिड होती है, क्या फिर विटामिन B12 का यूज किया जाता है? यहाँ पर याद रखिएगा मैंने आपको बताया था CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कौन से ड्रग का यूज किया जाता है जिससे जो आरबीसी की कमी होती है, जो हमारे ब्लड की कमी होती है उसको दूर किया जाता है, एनीमिया की कमी। तो मैंने आपको बताया था, देखिए फेरस सल्फेट होगा नहीं, एरिथ्रोपोएटिन, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है एरिथ्रोपोएटिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस का सामान्य प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पूछ रहा है। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, एल्कलॉसिस किसका सामान्य प्रतिकूल प्रभाव है, किसका एडवर्स इफेक्ट है, किस ड्रग का? थायाजाइड का है, लूप डायरेटिक्स का है, पोटेशियम स्पेरिंग का है, या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का है? मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस मतलब क्षारीयता को बढ़ा रहा है,
किस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है? ये हमारा होता है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स क्या काज करता है? हमारे क्षारीयता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, इंट्राक्रेनियल दबाव को कम करने में कौन सा मूत्रवर्धक सबसे प्रभावी है? विच डायरेटिक इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर? क्या वो फ्यूरासिमाइड है, क्या वो स्पाइरोलेक्टोन है, या फिर मैनिटॉल है, या हाइड्रोक्लोरथाइज़ाइड? बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होता है, मैंने आपको बताया था, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब भी होगा तो हम लोग ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ऑस्मोटिक। एक मिनट, एरो कहीं और चला गया। जो है हम लोग ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का यूज करेंगे। ठीक, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का यूज करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरकैलेमिया इज मेजर कंसर्न विथ। हाइपरकैलेमिया किसके साथ एक प्रमुख चिंता है? किस ड्रग के साथ? क्या वो लूप डायरेटिक्स है, क्या वो थायाजाइड है, क्या वो पोटेशियम स्पेरिंग है, क्या ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है? हाइपरकैलेमिया जो है मेजर कंसर्न है अपने पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स के साथ, क्योंकि ये क्या करता है? ये लॉस ऑफ पोटेशियम को ये कम करता है। जब कम करेगा तो सीधी सी बात है, ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाजोलामाइड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग विच एंजाइम? एसिटाजोलामाइड किस एंजाइम को अवरोधित करके काम करता है? बताइए। तो इस सीधा बात है, क्या वो एस है, मतलब एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, या कॉक्स पैथवे को इनहिबिट करता है, या सोडियम पोटेशियम एटिपेज को करता है, या कार्बोनिक एनहाइड्रेज को करता है? तो जो हमारी एसिटाजोलामाइड कैटेगरी की ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं? वो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करके, एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करती हैं। इसका राइट आंसर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ड्रग रिक्वायर्स डोज रिडक्शन इन रीनल फेल्योर ड्यू टू रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस? लैक्टिक एसिडोसिस के जोखिम के कारण गुर्दे की विफलता में किस दवा की खुराक कम करनी चाहिए? मेटफॉर्मिन की कम करनी चाहिए, पैरासीटामोल की, एमोक्सिसिलिन की, या एटिनोलॉल की? अगर किसी की किडनी फेल है और उससे लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है तो किस दवाई को हम लोग कम मात्रा में देंगे? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होता है मेटफॉर्मिन। अब अपनी मेटफॉर्मिन कहाँ यूज की जाती है? ये हमारी डायबिटीज़ की ड्रग होती है। ठीक, डायबिटीज़ में ड्रग यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेफ्रोटॉक्सिक ऑफ ग्लाइकोसाइड प्राइमरीली इफेक्ट। अमीनोग्लाइकोसाइड की जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी थी मुख्यतः किसको प्रभावित करती, किस पोर्शन को? क्या वो ग्लोमेरुलस को प्रभावित करती है, या पीसीटी को प्रभावित करती है, या डिस्टल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल को, या फिर कलेक्टिंग डक्ट? किस पे अपना इफेक्ट डालती है? अमीनोग्लाइकोसाइड अगर वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही है तो किसको इफेक्ट करेगी? मैंने आपको बताया था वो हमारे पीसीटी को, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है? अपने प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फेट बाइंडर यूज्ड इन CKD, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज में, क्रॉनिक किडनी उपयोग में होने वाले फास्फेट बाइंडर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा टफ है, लेकिन संभावना इसकी कमी है। ठीक, क्या वो कैल्शियम ग्लूकोनेट, सेवेलेमर, सोडियम बाइकार्बोनेट, या कैल्सिट्रॉल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फेट बाइंडर यूज्ड इन क्रॉनिक किडनी डिजीज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना सेवेलेमर। ये हमारा फॉस्फेट बाइंडर का काम करता है जब हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेन एडवर्स इफेक्ट स्पाइरोलेक्टोन अदर देन हाइपरकैलेमिया। देखिए, स्पाइरोलेक्टोन से जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है हाइपरकैलेमिया। उसके अलावा स्पाइरोलेक्टोन का क्या साइड इफेक्ट है? ओटोटॉक्सिसिटी, गायनकोमेस्टिया, नेफ्रोजेनिक डिजीज डायबिटीज इंसिपिडस, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस? तो मैंने आपको बताया था कि स्पाइरोलेक्टोन से हाइपरकैलेमिया के अलावा
क्या होता है? गाइनोमैस्टिया। मैंस में, पुरुष में फीमेल जैसे बूब्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच क्लास ऑफ डायबिटिक्स कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। मूत्रवर्धक का कौन सा वर्ग ओटोटॉक्सिसिटी उत्पन्न करता है? ओटोटॉक्सिसिटी में मैंने आपको सबसे पहले जो कैटेगरी की ड्रग बताई थी हाई सेलिंग, उसी में मैंने आपको ओटोटॉक्सिसिटी बताया था। अब बताइएगा आप लोग, थायाजाइड, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग या फिर कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर। मैंने आपको बताया था ओटोटॉक्सिसिटी हमारे हाई सेलिंग डायरेटिक्स यानी लूप डायरेटिक्स कॉज करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर कि हाई सेलिंग होता है, हाई सेलिंग डायरेटिक्स होते हैं। एक मिनट रुक जाइए, अच्छे से बता देते हैं लिख के, राइटिंग थोड़ी ख़राब बैठ रही है। पहला जो हमारा होता है हाई सेलिंग होता है, हाई सेलिंग। दूसरा होता है मीडियम इफिकेसी डायरेटिक्स, मीडियम इफिकेसी। लास्ट में जो होता है वो लेस होता है, ठीक। हाई सेलिंग में लूप डायरेटिक्स आते हैं, मीडियम में थियाजाइड्स आते हैं और लेस एफिकेसी में स्पायरोनोलैक्टोन हो गया और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ये सारी मीडियम में ऑस्मोटिक और थियाजाइड वाले आते हैं, लेस एफिकेसी में अपने स्पायरोनोलैक्टोन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेशेंट, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बनाया गया है, अच्छे लेवल का है। इस तरह क्वेश्चन जीपैट में पूछे जाते हैं। इन अ पेशेंट विथ GFR लेस देन 30 ml पर मिनट विच डायरेटिक्स बिकम्स इनएफेक्टिव। अगर किसी का जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, वो 30 ml पर मिनट से कम है, ठीक, तो उसमें कौन सा डायरेटिक्स इनइफेक्टिव हो जाता है? फ्यूरासिमाइड हो जाता है, या हाइड्रोक्लोरोथाइड हो जाता है, या मैनिटॉल हो जाता है, या स्पायरोनोलैक्टोन हो जाता है। अगर GFR 30 ml से कम है तो जो हाइड्रोक्लोरोथाइड होते हैं मीडियम इफिकेसी वाले, वो काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन रीनल फेल्योर। अगर गुर्दे की विफलता में मेटाबॉलिक एसिडोसिस को सही करने के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है? विच ड्रग इज टू यूज टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन रीनल फेल्योर? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम एसीटेट, किसका यूज करते हैं? अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है तो किसका यूज़ करते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने पर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया काज एक्यूट किडनी इंजरी मेनली बाई। आयोडीन युक्त कंट्रास्ट मीडिया तीव्र गुर्दे की चोट मुख्यतः किसके द्वारा उत्पन्न करता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के द्वारा, एसिटर, ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करता है, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस काज करता है, या पैपिलरी नेक्रोसिस करता है? इसका राइट आंसर है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कॉज करता है आयोडीन कंट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीडॉट फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी स्पेशली इन रीनल फेल्योर। डिजॉक्सिन विषाक्तता का प्रतिरोधी विशेषकर गुर्दे की विफलता में है। देखिए हम लोग जो लास्ट में क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि पहले हम लोग ईजी से स्टार्ट करते हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन बनाते हैं और सबसे लास्ट में हमारे क्वेश्चन हार्ड होते हैं। इस तरह से हम लोग अपना पैटर्न रखते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है डिजॉक्सिन विषाक्तता का प्रतिरोधी एंटीडॉट फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी स्पेशली इन रीनल फेल्योर में कौन से यूज किया जाता है? डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब यूज किया जाता है, एट्रोपिन यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज किया जाता है। जब डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो अपने को वहाँ पर डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कॉज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। निम्नलिखित में कौन सी दवा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस उत्पन्न कर सकती है? लिथियम करेगी, फ्यूरासिमाइड करेगा, स्पाइनोलैक्टोन या फिर मेटफॉर्मिन। देखिए मेटफॉर्मिन तो करेगा नहीं। अब बचा हमारे पास 3 ऑप्शन, तो इसका जो सही जवाब है वो है लिथियम। लिथियम हमारी क्या करती है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज करती है।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी विच ड्रग क्लास स्लोज प्रोग्रेशन ऑफ रेनल डिजीज। किसी पेशेंट को डायबिटिक के कारण नेफ्रोपैथी हो गई है तो दवाओं का कौन सा वर्ग गुर्दे की बीमारी की प्रगति को धीमा करता है। वो बीटा ब्लॉकर काम करेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर या फिर लूप डायरेटिक्स। कौन सा है जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जो गुर्दे की होने वाली बीमारी है उसको धीमा कर देता है, ख़त्म तो नहीं करता मगर धीमा करता है। वो हमारे होते हैं एस इनहिबिटर्स। कौन से होते हैं? एस इनहिबिटर्स। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा में इंट्राकुलर दबाव कम करने के लिए, एक मिनट, ग्लूकोमा में इंट्राओकुलर दबाव कम करने के लिए कौन सा मूत्रवर्धक प्रयोग होता है। विच डायरेटिक्स यूज्ड इन ग्लाउकोमा टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर। मैनिटॉल का यूज, फ्यूरासिमाइड, एस्टाजोलामाइड या हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। तो जब ग्लाउकोमा हो जाता है तो इंट्राओकुलर प्रेशर कम करने के लिए हम लोग एसिटाजोलामाइड डायरेटिक्स का यूज करते हैं। किसका करते हैं? एस्टाजोलामाइड। इसकी कैटेगरी क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायराइड। निम्नलिखित में कौन सा थियाजाइड मूत्रवर्धक का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। हाइपरकैलेमिया, हाइपरयूरिसेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडेमिया। कौन सा नहीं है थियाजाइड डायबिटीज़ का एडवर्स इफेक्ट? वो होता है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया नहीं होता है, बाकी यूरिसेमिया कॉज करता है, ग्लाइसीमिया कॉज करता है, लिपिडीमिया भी कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकैल्सीयूरिया। हाइपरकैल्सीयूरिया के लिए पसंदीदा दवा क्या है? हाइपरकैल्सीयूरिया मतलब कैल्शियम का यूरिन में बढ़ना। फ्यूरासिमाइड, स्पैनोलेक्टॉन, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड या मैनिटॉल। 4 ऑप्शंस बताइए। हाइपरकैल्सीयूरिया के लिए जो पसंद दवा होती है वो हमारी होती है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड कहाँ पर काम करती है? ये हमारी डीसीटी पे काम करती है। इसमें ड्रग्स आती है क्लोरथाइलिडॉन, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग यूज्ड इन रीनल फेल्योर्स रिक्वायर्स मॉनिटरिंग ऑफ सीरम लेवल ड्यू टू नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। गुर्दे की विफलता में उपयोग होने वाली किस दवा के सीरम स्तर की निगरानी संकीर्ण चिकित्सीय सूचकांक के कारण आवश्यक है। मैं आप हिंदी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो डीफार्म में हैं जो काफ़ी साल से तैयारी नहीं कर रहे होंगे वो इंग्लिश तो अब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे, इसलिए हम लोग ने हिंदी में भी इसको रखने की कोशिश की है। चलिए, गुर्दे की विफलता में उपयोग होने वाली किस दवा के सीरम स्तर की निगरानी संकीर्ण चिकित्सीय सूचकांक के कारण आवश्यक है। मतलब कह रहा है विच ड्रग इज यूज्ड इन रेनल फेल्योर रिक्वायर्स मॉनिटरिंग ऑफ सीरम लेवल्स ड्यू टू नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। क्या हम बेंकोमाइसिन का निगरानी रखेंगे, एमोक्सिसिलिन रखें, पैरासीटामोल या पेंटाप्रोजोल। जब रीनल फेल्योर की कंडीशन है उस कंडीशन में हम लोग सीरम लेवल किसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होता है? वो होता है हमारे बेंकोमाइसिन का हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए हम लोग उसके सीरम लेवल को मॉनिटर करते रहते हैं कि कितनी सीरम में हमारे बेंकोमाइसिन है, अभी कितनी बची हुई है। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैनिटॉल एज अ डायरेटिक। मूत्रवर्धक के रूप में मैनिटॉल की क्रियाविधि क्या है? मैनिटॉल क्या होता है? सबसे पहले आप ये अगर पहचान गए तो आप आंसर कर लेंगे। कैसे क्रियाविधि? क्या वो इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को, या फिर ऑस्मोटिक इफेक्ट देता है ट्यूबुलर ल्यूमेन में, या फिर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिज्म होता है, या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन करता है। मैंने आपको बताया था जो मैनिटॉल डायरेटिक्स होता है वो ऑस्मोटिक टाइप का डायरेटिक्स होता है। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, हमारा जो आंसर है वो है सेकेंड, ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन ट्यूबुलर ल्यूमेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग अफेक्टिंग ऑफ रेनल फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू यूज पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम संरक्षी मूत्रवर्धक के उपयोग के लिए निषेध है? हाइपोकैलेमिया है, हेपेटाइटिस सिरोसिस है, हाइपरकैलेमिया है, हाइपरटेंशन है। कौन सा पोटेशियम संरक्षी मूत्रवर्धक के लिए एक निषेध है? किस जगह, मतलब पूछ रहा है किस जगह हम लोग पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का यूज नहीं करेंगे, किस कंडीशन में? जब उसको हाइपोकैलेमिया होगा,
या फिर हेपेटिक सिरोसिस होगा, या हाइपरकैलेमिया होगा, या फिर हाइपरटेंशन होगा। मैंने आपको बताया था पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो होते हैं वो जो लॉस होता रहता है पोटेशियम उसको रोकते हैं। जब उसको रोकेंगे तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली वो पोटेशियम के लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो जब हम लोग बॉडी में पहले से ही हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होगी, उस कंडीशन में हम लोग पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का यूज नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर ये इसीलिए हाइपरकैलेमिया है। चलिए, हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक एंड शेयर करिए। हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि इस बार आपको एक सीट लेनी है और कुछ करके आपको दिखाना है। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ाई को बच्चा मेहनत में लगे रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ढीले पड़े तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा। चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।